Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is डॉक्टर अफशीन कमल एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन। आज का जो मेरा टॉपिक है जिस पर मैंने लेक्चर देना है वो है ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि मेरी इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ क्या है। मैंने जो 5 इयर्स डीपीटी में नॉलेज गेन किया है, मैं चाहती हूँ कि वो मैं अपने तक ना रखूँ बल्कि वो स्प्रेड हो सके, वो दूसरे लोगों तक जाए। और जो डीपीटी की स्टूडेंट्स हैं बेसिकली उनको इससे बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और जो लोग डीपीटी से नहीं हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, इस प्रोफेशन से रिलेट नहीं करते, उनको अवेयरनेस हो सके इस चीज़ से कि कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स होती हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से हमें एक फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। ओस्टियोआर्थराइटिस जो है हमारे पास मोस्ट कॉमन है फिजियोथेरेपी में प्रॉब्लम। वैसे तो आर्थराइटिस की और भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि रोमाटॉइड आर्थराइटिस हो गया, हमारे पास गाउटी आर्थराइटिस है और उसके अलावा जुवेनाइल आर्थराइटिस है। लेकिन इसके जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत कॉमन है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ओस्टियोआर्थराइटिस को। ओस्टियोआर्थराइटिस आप देखें कि ओस्टियो मीन बोन एंड देन आर्थराइटिस मीन इन्फ्लेमेशन इन द बोन। आर्थराइटिस बेसिकली हम जॉइंट में प्रॉब्लम को ले रहे होते हैं, यानी जॉइंट का कोई डिसऑर्डर है। तो ओस्टियोआर्थराइटिस हमारे पास जॉइंट में प्रॉब्लम होती हैं, ये किसी एक स्पेसिफिक जॉइंट की नहीं है बल्कि डिफरेंट जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर रही है और ये मैं आगे बताऊंगी। अब नेक्स्ट चलते हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन को, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और मैनेजमेंट क्या है आर्थराइटिस की। इंट्रोडक्शन बताने से पहले मैं आपको साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में बता दूं। साइनोवियल जॉइंट क्योंकि ये जो ओस्टियोआर्थराइटिस होता है प्रॉब्लम हमारे पास साइनोवियल जॉइंट की होती है, साइनोवियल जॉइंट को इन्वॉल्व कर रही होती है। तो साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। साइनोवियल जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो दो मूवेबल बोन्स के दरमियान बनता है। वैसे जॉइंट्स इमूवेबल भी होते हैं, स्लाइटली मूवेबल भी होती हैं और मूवेबल भी होते हैं। तो साइनोवियल जॉइंट होता है वो मूवेबल होता है और इसके दरमियान एक कैविटी बनी होती है। ये जो कैविटी है इसके दरमियान यहाँ पे आपको नज़र आएगी ये कैविटी है और ये जो जॉइंट है ना इसकी बोन्स कनेक्टेड होती हैं ये लिगामेंट से। ये आपको सबसे आउटर लाइन में लिगामेंट नज़र आ रहा है और यहाँ पे जॉइंट कैप्सूल है, ये इसको एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करके ये साइनोवियल जॉइंट बना रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन भी है। ये देखें यहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन है और साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर ही हमारे पास होता है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो हमारे जॉइंट को लुब्रिकेट कर रहा होता है और नरिशमेंट दे रहा होता है। उसके अलावा जो मेन प्रॉब्लम होता है ओस्टियोआर्थराइटिस में जिस चीज़ का, वो है हमारे पास ये आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये आप वाइट पार्ट देख रहे हैं, ये वाला आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब क्या है हमारे पास, जो देखिए हमारे पास कोई चीज़ होती है जिसको हमने महफूज रखना है तो हम उसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवर दे देते हैं, हम लेमिनेशन करवा देते हैं। अक्सर अपनी बुक्स की आप लेमिनेशन करवाती हैं। तो वैसे ही अल्लाह ताला ने हमें हमारे बोन्स के अराउंड जो है वो एक कवरिंग रख दी है। ये जो वाइट सा आपको पार्ट नज़र आ रहा है, शाइनी सा पार्ट, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज एक कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है हमारी बोन के अराउंड और ये कुशन प्रोवाइड करती है। जब भी हमारे जॉइंट पे स्ट्रेस पड़ता है तो ये स्ट्रेस को मिनिमाइज़ कर देता है ये आर्टिकुलर कार्टिलेज। और इसके अलावा ये मूवमेंट्स को स्मूथली परफॉर्म करवाता है। तो इसकी बहुत ज़्यादा हमारे जॉइंट में ज़रूरत होती है। अब हम देखें कि अगर कवर हट जाए तो चीज़ वैसी नहीं रहती जैसी होनी चाहिए, महफूज नहीं रहती। वैसे ही हमारा प्रॉब्लम आता है ओस्टियोआर्थराइटिस में। अब चलते हैं, देखिए ओस्टियोआर्थराइटिस एक क्रोनिक डीजेनरेटिव डिसऑर्डर प्राइमली अफेक्टिंग द आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स का मैंने आपको बता दिया, ये क्रोनिक डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है। इसे हम डीजेनरेटिव डिजीज़ भी कहते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस को, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम आ रही होती है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज जो अभी मैंने आपको बताया है उसकी डीजेनरेशन हो रही होती है, वो वेयर एंड टेयर हो रहा होता है। ठीक है, तो ये क्रोनिक है इशू के ओवर द टाइम ये चलता है और मोस्टली जो ये अफेक्ट करता है ये ओल्डर पीपल को करता है। टाइम के साथ हमारा जो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है ये इसकी ना टेयर वेयरिंग होनी शुरू हो जाती है, थिन होना शुरू हो जाता है। थिन जब होता है तो इसके मतलब टूट के चांसेस बढ़ जाते हैं इसके। तो इस वजह से हमारे पास ओस्टियोआर्थराइटिस होता है।
और जो हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस में है, विद इवेंचुअल बोनी रीमॉडलिंग एंड ओवर ग्रोथ एट द मार्जिन ऑफ जॉइंट्स। इसमें क्या होता है कि आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए आपको एक नॉर्मल लिखा हेल्दी जॉइंट दिखाया गया है और दूसरी साइड पे आपको एक ऑस्टियोआर्थराइटिक जॉइंट दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखिए वहाँ जो नॉर्मल साइड है वहाँ पे कार्टिलेज हमारा कितना शाइनी सा है, प्यारा सा है, हेल्दी सा, और यहाँ पे देखें कि उसकी जगह जगह से ब्रेक डाउन हुआ है। तो ये कार्टिलेज की हमारे पास इरोजन हुई हुई है यहाँ पे। तो जैसे ही अब एक कार्टिलेज ख़राब हो गया, आप एक रोड की एग्जांपल देखें कि जो रोड होती है न्यू हो, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई आप गाड़ी चला रहे हैं, वहाँ पे ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप स्मूथली चले जाएंगे वहाँ से। लेकिन अगर कोई रोड डैमेज है वहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी आएगी, वहाँ पे मूव करने में, ड्राइव करने में डिफ़िकल्टी आएगी। वैसे ही हमारे जॉइंट्स हैं, जैसे ये कार्टिलेज है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है, अगर ये जॉइंट का हो जाता है, हमारे पास डैमेज हो जाता है, तो जो बोन्स अगर आपस में मूव करेंगी तो वो एक दूसरे के साथ रब करेंगी, और इनकी रबिंग की वजह से जो बोन की सरफेस है हमारे पास ये ख़राब होना शुरू हो जाती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये यहाँ पे बोन हमारे पास ख़राब हुई हुई है, कार्टिलेज के बाद बोन भी रबिंग से ख़राब हो गई है। तो बोन जब ख़राब होती है तो वहाँ पे बोन्स की ना ये प्रोट्रूजन निकल आती हैं, यहाँ पे स्पर्स बन जाते हैं जिनको हम ओस्टियोफाइट्स कहते हैं। इसके अलावा जो कार्टिलेज के स्मॉल पीसीस होते हैं वो हमारे पास इसके जॉइंट्स के अंदर आ जाते हैं, बाजू का बोन के भी आ जाते हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स जो हैं कार्टिलेज के और बोन के, ये जॉइंट्स में आ जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे देयर इज़ आल्सो कैप्सुलर थिकनिंग एंड जॉइंट फ्यूजन। कैप्सुलर थिकनिंग आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेज का इशू आ रहा है, ठीक है, जॉइंट में प्रॉब्लम आ रही है। अब जो उसके फ्रैगमेंट थे, कार्टिलेज के फ्रैगमेंट थे जॉइंट के अंदर जो हमारे पास आए हैं, एक वो भी फॉरेन बॉडी है। और जब भी हमारे बॉडी का ये एक मैकेनिज़्म है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई चीज़ ख़राब होती है, कोई भी खराबी होती है, तो हमारा एक प्रोटेक्टिव इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स यानी इन्फ्लेमेशन वहाँ पे आएगी, हमारे इम्यून सेल्स आएंगे उस चीज़ को फाइट आउट करने के लिए। तो जैसे ही वो आते हैं इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से जो मैंने आपको यहाँ पे कैप्सूल दिखाया था ये जॉइंट के अराउंड, इसकी फाइब्रोसिस होनी स्टार्ट हो जाती है और ये थिक हो जाते हैं। थिक होने के बाद इसका यहाँ पे जॉइंट की फ्यूजन भी हो जाती है। जॉइंट की फ्यूजन का मतलब ये है कि जॉइंट में पानी भर जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई है, ब्लड वेसल्स जो हैं वो डायलेट हो गई हैं, तो वहाँ से जो फ्लूइड होगा सारा वो जॉइंट के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और उसकी वजह से पेशेंट को पेन होती है बहुत ज़्यादा। फिर हम देखते हैं कि इम्पेयरमेंट जो ओए से आती है वो एक्टिविटी को लिमिटेशंस करती है और पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन। यानी एक बंदा अगर उसे प्रॉब्लम आ गई है किसी भी जॉइंट में, पेन है, उसकी स्वेलिंग है, स्टिफनेस है, तो वो अपनी डेली रूटीन के जो काम है उसमें भी उसको प्रॉब्लम होगी, वो एक्टिवली नहीं पार्टिसिपेट कर सकेगा। और उसके अलावा उससे सोशल फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी पड़ता है कि वो लोगों के दरमियान उठ बैठ सकता है, इजीली नहीं उठ बैठ सकता। और जो सर्जिकल मेडिकल इसकी इंटरवेंशन करवाते हैं तो उस पर भी बहुत सारा उसका फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग देखते हैं, हम इसकी इटियोलॉजी पढ़ेंगे, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस के जॉइंट कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं और स्टेजेस क्या है। अब हम देखते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी बेसिकली हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस की रीज़न क्या है, किस वजह से होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे पास कोई भी मैकेनिकल जॉइंट को इंजरी हुई है जिसकी वजह से, या कोई मेजर स्ट्रेस पड़ा है, यानी कि आपके जॉइंट पे कोई इतनी बड़ी चोट लग गई है कि आपको मेजर स्ट्रेस हो गया है, जॉइंट पे बहुत ज़्यादा फोर्स आई है आपकी एकदम से जॉइंट पे, तो आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो आपका डैमेज हो जाएगा। या फिर रिपीटेड माइनर स्ट्रेसेस पड़ रहे हैं, यानी आपका कोई प्रोफेशन इस तरह से है, जैसे कोई होते हैं स्पोर्ट्स वगैरह में लोग होते हैं, तो उनका रिपीटेडली स्ट्रेस पड़ रहे होते हैं, छोटे छोटे रूटीन में स्ट्रेस पड़ रहे होते हैं, तो उसकी वजह से अभी आपका जॉइंट ख़राब हो रहा होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज ख़राब हो रहा होता है। उसके अलावा अगर यहाँ पे एटियोलॉजी देखें तो क्योंकि पुअर मूवमेंट हो जाती है साइनोवियल फ्लूइड की व्हेन द जॉइंट इज इमोबिलाइज्ड।
अब इमोबिलाइज्ड कोई भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कोई आपकी सर्जरी हुई है जिसकी वजह से आपकी जॉइंट को इमोबिलाइज कर दिया गया, आप मूव नहीं कर रहे अपने जॉइंट को, तो उसकी वजह से आपका जो जॉइंट का फ्लूइड है, अभी मैंने पीछे साइनोवियल फ्लूइड के बारे में आपको बताया है, तो ये लुब्रिकेट नहीं करेगा प्रॉपरली जॉइंट को, और जिसकी वजह से न्यूट्रिशन नहीं मिल सकेगी। तो उसके अलावा जो रैपिड डिस्ट्रक्शन होती है आर्टिकुलर कार्टिलेज की इमोबिलाइजेशन की वजह से, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस वजह से ये कुछ काज हैं हमारे पास ओस्टियोआर्थराइटिस के। नेक्स्ट हम देखते हैं रिस्क फैक्टर ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस। अब रिस्क फैक्टर्स क्या है? रिस्क फैक्टर में हमारे पास जेनेटिक्स आती है। ये ओस्टियोआर्थराइटिस का वैसे कोई फैमिलीज़ में रन करती है, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती है जिसमें फैमिली में आ रहा होता है ओस्टियोआर्थराइटिस। दूसरा इसका जो काज है वो ओबेसिटी है। ओबेसिटी आप देखिए, एक बंदा है बहुत ज़्यादा उसका वेट गेन कर लिया है, तो वेट का आपका वेट जो है वो आपकी जॉइंट्स पे स्ट्रेस डाल रहा होता है। हिप जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा होता है। जॉइंट क्योंकि स्ट्रेस बेयर कर रहे होते हैं, तो ऐसे स्ट्रेस पड़ते पड़ते वो जॉइंट खुद डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल होते हैं आपके जो इसके फ्रंट ऑफ द लेग, अपर लेग, यहाँ पे आपके क्वाड्रिसेप मसल्स होती हैं। अगर इनकी वीकनेस हो जाए, अब मसल वीक है, मसल आपके बहुत ज़्यादा इसको जॉइंट को भी स्ट्रेंथनिंग देते हैं और उसके अलावा मूवमेंट्स में भी हेल्प कर रहे होते हैं। तो अगर ये मसल का ही मसला आ गया, आपके मसल ही ठीक नहीं है, तो आपकी जॉइंट का अलाइनमेंट नहीं ठीक हो सकेगी और आपका प्रॉब्लम आ जाएगा इसमें। उसके अलावा स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कुछ स्पोर्ट्स ऐसी होती हैं जैसे सॉकर हो गई, बेसबॉल, पिचिंग हो गई, फुटबॉल हो गई। यहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट जॉइंट्स का आपस में बहुत ज़्यादा हो रहा है, दूसरे लोगों के साथ आपका कॉन्टैक्ट होता है जॉइंट्स का, तो इम्पैक्ट पड़ता है। उसके अलावा ट्विस्टिंग आपकी बहुत ज़्यादा होती है लेग्स की, तो उसकी वजह से भी आपके ओस्टियोआर्थराइटिस का इशू हो सकता है। बाकी कुछ ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ इस तरह की है, जॉब्स कुछ तरह जिसमें नीलिंग और स्क्वाटिंग होती है, जैसे कि हैवी लिफ्टर्स आप देख लें, कोई वो भारी वज़न उठा रहे होते हैं तो उनके बार बार जॉइंट फ्लेक्शन एक्सटेंशन में जा रहे होते हैं, उनके स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ रहा होता है जॉइंट में। और कुछ आप देख लें एग्जांपल टेलर की देख लें, उसने सारा दिन नीलिंग करके इस तरह बैठना होता है, अपनी पालती मार के बैठना होता है, तो उसके नीज़ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा होता है, उसके जॉइंट पे स्ट्रेस पड़ रहा होता है। और कुछ इस तरह जिनके हैंडक्राफ्ट्स वाले हो गए, जिन्होंने बैठ के हाथों से काम करना है, तो उनके हिप जॉइंट पे प्रॉब्लम आ जाती है, स्पाइन पे प्रॉब्लम आ रही होती है। अब हम देखें एज जो है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है एक इसमें ओस्टियोआर्थराइटिस में। जो एजिड लोग होते हैं 50 या अबव एज के, इनमें ओस्टियोआर्थराइटिस मोस्ट कॉमन होता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि एज के साथ जो ओस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो थिन होता जाता है, तो ये ओस्टियोआर्थराइटिस जो है ये एज के साथ भी कनेक्टेड होता है। अब इसकी क्लिनिकल फीचर्स देखें। अब एक जॉइंट है, वहाँ पे आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो गए हैं, वहाँ पे फ्यूजन हो गया, फ्लूइड भर गई है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है, तो वहाँ पे पेन होगा। ऑब्वियसली पेन, एक तो पेन होता है, दूसरा स्वेलिंग वहाँ पे हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है। अब पेन की वजह से उस बंदे ने मूव नहीं किया, जिसको जॉइंट का प्रॉब्लम है उसने मूव नहीं किया, वो एक ही जगह पे रखा उसने अपने जॉइंट को, तो जब भी वो मूव करने की कोशिश करते हैं उसको स्टिफनेस फील होती है, अपने ऐसे जॉइंट जैसे अकड़े हुए हैं उसके जॉइंट। और नेक्स्ट हम देखें कैप्सुलर लैक्सिटी। अब कैप्सूल में मैंने पीछे बताया कि कैप्सूल में फाइब्रोसिस हो रही होती है, कैप्सूल ठीक हो रहा है, तो उसकी जो कैप्सूल का काम क्या होता है कि उसने एक सपोर्ट देनी होती है बेसिकली, तो इसमें जो उसकी लैक्सिटी होती है वो आ जाती है, उसकी जो स्ट्रेचिंग पावर होती है वो कम हो जाती है कैप्सूल में। जब कैप्सूल में लैक्सिटी आएगी, वो स्ट्रेच नहीं सही हो सकेगा, तो वहाँ पे जॉइंट हाइपर मोबाइल और इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। ये बहुत ज़्यादा मतलब कैप्सूल में लैक्सिटी आ जाती है तो जॉइंट हाइपर मोबिलिटी की तरफ चला जाता है, या इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है, बाज़ वक़्त जॉइंट अपनी पोजीशन से ही हट जाता है। तो जॉइंट स्टिफनेस का मैंने ऊपर बता दिया है, कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाते हैं, आपने इमोबाइल रखा है, आपके मसल्स की वीकनेस हो गई है, तो उसकी वजह से आपको मसल की शॉर्टनिंग भी हो जाती है साथ में, तो कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं वहाँ पे। ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन के बारे में मैं पीछे बता चुकी हूँ कि जो बोन्स इरोड होना शुरू हो जाती है, वहाँ पे ख़राब होना शुरू हो जाती है, तो बोन्स के एजेस के साथ ओस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, तो स्पल्स बनना शुरू हो जाते हैं। बोन रीमॉडलिंग,
अब बोन की ज़ाहिर बात है उसकी सरफेस ख़राब हुई है, तो उसकी शेप भी ख़राब हो रही है सारी, वो रीमॉडलिंग की तरफ जा रही है बोन। जो ये लास्ट दो ऑप्शन है हेबर्डन नोड्स और बाउचर नोड्स। अब ये देखते हैं ये क्या होता है, ये हमारे हाथों में प्रॉब्लम होती है हैंड्स के इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स में। अब हेबर्डन नोड्स जो होते हैं ना, ये इनलार्जमेंट हो जाती है हमारे डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स ऑफ फिंगर्स की, और जो बाउचर नोड्स होते हैं ये इनलार्जमेंट हो जाती है हमारे प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट की। ये मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे इसको पेन और स्वेलिंग वगैरह जॉइंट की हुई है, यहाँ पे दिखाया गया ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट। और यहाँ पे आपको दिखाया गया कि ये किस तरह बोन की देखिए आप इरोजन हुई हुई है। यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज बिल्कुल ही डैमेज हो गया है, और ये बोन की कवरिंग आप यहाँ पे ओस्टियोफाइट्स देख सकते हैं। यहाँ पे कैप्सुलर थिकनिंग आपको नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे लिटिल रिमेनिंग कार्टिलेज के बहुत ज़्यादा कम रह गए हैं, और यहाँ पे कैप्सूल थिकनिंग, ठीक है, और ये बोन एंगुलेशन हो गई है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और जॉइंट पूरा का पूरा इन्फ्लेम्ड है। ये है हेबर्डन नोड्स, यहाँ पे शो किए गए हैं हेबर्डन नोड्स। ये देखें डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट की इनलार्जमेंट हुई है, ओस्टियोआर्थराइटिस हुआ पड़ा है। और यहाँ पे बाउचर नोड्स हम कह रहे हैं जब हमारे पास प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वो इनलार्ज हो जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है इसकी हेबर्डन नोड्स की। यहाँ पे ओस्टियोफाइट्स दिखाए गए हैं कि बोन्स के साइड पे स्पर बन गए, एक ओस्टियोफाइट बन गया। जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट, ओस्टियोआर्थराइटिस में कौन से जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता है कि कोई एक स्पेसिफिक नहीं होता जॉइंट, जैसे कि हम कह लें कि नी जॉइंट में ही होता है ओस्टियोआर्थराइटिस, नहीं, बल्कि ये आपके मोस्ट कॉमन जो होता है वेट बेयरिंग जॉइंट्स में। वेट बेयरिंग जो कि ज़्यादा आपका वेट बेयर कर रहे होते हैं जॉइंट्स, उसमें हमारा हिप और नी आ जाती है। नीज और हिप्स पे ज़्यादा ये इन्वॉल्व करता है। अगर हम स्पाइन की बात करें तो स्पाइन में सर्वाइकल और लंबर रीजन को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। और इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स ऑफ फिंगर्स जैसे कि पीछे दिखा चुकी हूँ आपको, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट और प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। उसके अलावा कार्पोमेटर कार्पल जॉइंट ऑफ थंब, इनको भी इन्वॉल्व करता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, ये फर्स्ट वन आप देखें, ये हैंड की एग्जांपल है कि यहाँ पे प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट और डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट को दिखाया गया है, और यहाँ पे हिप जॉइंट का दिखाया गया है, यहाँ पे नॉर्मल हिप जॉइंट दिखाया गया है, और यहाँ पे ओस्टियोआर्थराइटिस दिखाया गया है कि किस तरह से जॉइंट स्पेस भी ख़त्म हुई है और कार्टिलेज भी ख़राब हुआ पड़ा है यहाँ पे। और यहाँ पे एक नी जॉइंट का एग्जांपल दी गई है, फीमर और टीबिया, ये नॉर्मल हेल्दी जॉइंट है, और यहाँ पे ये देखिए किस तरह से बोन की सरफेस भी ख़राब हुई हुई है, कार्टिलेज भी ख़राब हुआ है। ये इसकी एग्जांपल है नी जॉइंट की। नेक्स्ट ये एक साइड पे हेल्दी हिप जॉइंट दिखाया गया है और दूसरी साइड पे ये ओस्टियोआर्थराइटिक हिप जॉइंट दिखाया गया है। अब वहाँ पे देखिए ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो बिल्कुल नॉर्मल है, और यहाँ पे इसकी डैमेज हुआ है सारा कार्टिलेज, और उसके अलावा जॉइंट स्पेस भी ख़त्म हुई हुई पे यहाँ पे बोन की भी ये देखें इरोजन हुई हुई है। अब आता है ये स्पाइन। स्पाइन में देखें ऊपर हेल्दी स्पाइन दिखाया गया है, डिस्क बिल्कुल नॉर्मल है, बोन नॉर्मल है, और यहाँ पे देखें किस तरह बोन की स्परिंग हो रही है और डिस्क भी नैरो हो गई है। यहाँ पे एक एक्सरे एग्जांपल है, यहाँ ये देखें नी की ये नी का एक्सरे है, यहाँ पे फिबुला और ये टिबिया और ये फीमर। अगर आप यहाँ पे लेटरल साइड पे देखते हैं तो कोई वो नहीं है, जॉइंट स्पेस नॉर्मल है, और यहाँ पे कोई स्पेस नज़र ही नहीं आ रही मीडियल साइड पे। और अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही जॉइंट स्पेस नहीं नज़र आ रही। अब आते हैं स्टेजेस ऑफ नी ओस्टियोआर्थराइटिस। स्टेजेस के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि इसकी ना 4 स्टेजेस होती हैं ओस्टियोआर्थराइटिस की। जो पहली स्टेज होती है ना वो हमारे पास डाउटफुल होती है, ये एक मैंने फिजिशियन के पास आप गए हैं या कुछ इस तरह से कि उसको एक डाउट हुआ है कि क्योंकि ये डाउटफुल है, यहाँ पे माइनर सी प्रॉब्लम हो रही होती है, आपका कार्टिलेज माइनर सेवियर टेयर हो रहा होता है, डिजनरेशन हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे ना तो कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, ना कोई पेन है, ना कोई स्टिफनेस है, ना स्वेलिंग है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ डाउट हुआ है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है। अब सेकेंड स्टेज देखें, सेकेंड स्टेज जो है ये माइल्ड है। माइल्ड स्टेज जो है सेकंड, इसमें जो बोन्स पर हैं यहाँ पे आप देखें
कार्टिलेज भी डैमेज दिखाया गया है आपको, बोन की स्परिंग भी दिखाई गई है, ये देखें यहाँ पे बोन स्पर्स भी बने हुए हैं। तो इसमें माइल्ड स्टेज है, सिर्फ थोड़े बहुत बोन स्पर्स होती हैं और स्पेस जो है वो नॉर्मल होती है जॉइंट की। जॉइंट यहाँ पे स्टिफ हो जाता है और अनकंफर्टेबल फील होता है, जैसे आप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आप बैठ जाते हैं और जब उठने लगते हैं तो आपको ऐसे फील होता है कि जॉइंट स्टिफ हो गया है, यहाँ पे पेन नहीं होते, मोस्टली अनकंफर्टेबल फील होती है। तो उसके अलावा जब मॉर्निंग में आप सुबह सुबह उठते हैं तो वहाँ पे भी आपको स्टिफनेस फील हो रही होती है। अब ये जो मॉडरेट है, मॉडरेट को यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज भी ज़्यादा डैमेज हो जाता है, यहाँ पे स्पर्स भी ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं और जॉइंट की स्पेस भी कुछ कम हो जाती है, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं होती यहाँ पे जॉइंट की स्पेस। और ये जो थर्ड है ना, यहाँ पे आपको पेन भी बहुत ज़्यादा होगा, थर्ड वाली में मॉडरेट में स्वेलिंग भी होगी, स्टिफनेस भी होगी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ये जो स्वेयर होता है, यहाँ पे बिल्कुल ही स्पेस ख़त्म हो चुकी होती है, आपके जॉइंट का कार्टिलेज डैमेज हो चुका होता है, बोन के साथ रबिंग होती है, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पेशेंट जो है वो इमोबिलिटी की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट आती है मैनेजमेंट पे ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ऑस्टियोआर्थराइटिस की मैनेजमेंट जो है हम डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट भी है, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट भी है और सर्जिकल मैनेजमेंट भी है। अगर हम फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट इसकी देखें, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल से बताऊंगी और बहुत इजी में बताऊंगी। यहाँ पे हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। अब अगर मेडिकल मैनेजमेंट में देखें कि मेडिकली इसको कैसे मैनेज किया जाता है, तो क्योंकि पेशेंट को पेन होता है, स्वेलिंग होती है बहुत ज़्यादा, तो हम उसको एसिटामिनोफेन दे देते हैं, एनसिड दे देते हैं। एसिटामिनोफेन उसको पेन को रिलीव करते हैं और ये जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं तो ये उसकी इन्फ्लेमेशन को कम कर देंगे। उसके अलावा बाज़ जो है फिजिशियन उसको प्रेस्क्राइब कर देते हैं पेशेंट को इंजेक्शन के, आप यहाँ जाके हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन लगवा के आए। हाइलुरोनिक एसिड के जो इंजेक्शन है ना, ये एक नेचुरल सब्सटेंस है जो हमारे जॉइंट के अंदर वैसे ही होती है, लेकिन जो ऑस्टियोआर्थराइटिक जॉइंट है उसमें ये कम होना शुरू हो जाती है, थिन हो जाती है, हाइलुरोनिक एसिड कम हो जाता है, तो हमें इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं इसके, और ये क्या करते हैं कि लुब्रिकेट करता है आपके जॉइंट को और मूवमेंट्स को स्मूथ कर देता है। अब देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं। जॉइंट रीसरफेसिंग करते हैं, जॉइंट ऑस्टियोटमी करते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट। अब जॉइंट रीसरफेसिंग हम कब करेंगे? जॉइंट रीसरफेसिंग में ये करेंगे कि ओस्टियोफाइट्स जो बने होंगे, ठीक है, और कार्टिलेज डैमेज हुआ पड़ा है तो वो जो डैमेज पार्टिकल्स हैं जॉइंट के अंदर है, हम उसको रिमूव कर देते हैं और बोन को स्मूथ कर देते हैं, उसकी सरफेस को स्मूथ कर देते हैं। यहाँ पे नी ऑस्टियोटमी। नी ऑस्टियोटमी क्या है? नी ऑस्टियोटमी में हम लोग एक बोन का एक पार्ट रिमूव कर देते हैं ताकि बोन को ना एक बैलेंस में लेके आया जाए। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एक जगह पे जॉइंट की स्पेस देखें, मीडियल साइड पे यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जॉइंट स्पेस बिल्कुल कम हो गई है, तो जो जॉइंट का वेट है वो एक साइड पे पड़ रहा होता है, तो हम जॉइंट का एक उसमें से पार्ट रिमूव कर देते हैं ताकि ये जो स्ट्रेस आ रहा है वो बैलेंस हो जाए, हमारे पास वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पूरे जॉइंट पे। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है टोटल नी रिप्लेसमेंट। टोटल नी रिप्लेसमेंट जब सर्जरी हम उस टाइम रिकमेंड करते हैं पेशेंट को जब वो ग्रेड 4 पे पहुंच चुका होता है, उसके नी की और कोई हल होता ही नहीं है, वो मेडिकली पेन किलर से उसको पेन रिलीफ हो ही नहीं रहा होता, उसका ना तो वो मूव करने के काबिल होता है और ना किसी और की, तो हम उसको रिकमेंड करते हैं कि वो सर्जरी करवा ले। लेकिन अगर हाँ वो माइल्ड स्टेज में आया है या मॉडरेट में आया है तो हम उसको फिजियोथेरेपी से या फिर मेडिकेशन से उसको करेंगे, उसका लाइफस्टाइल बेटर करेंगे। लास्ट स्टेज में हम उसको करवाते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट। टोटल नी रिप्लेसमेंट मतलब यहाँ पे तो एग्जांपल ली है टोटल नी की, वैसे अगर हिप जॉइंट में है तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट भी होती है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए ये ऑस्टियोआर्थराइटिक एक जॉइंट दिया गया है फर्स्ट, तो डिजीज़ जॉइंट्स हैं, यहाँ पे उसकी बोन कट करके ना सरफेस को स्मूथ कर दिया गया है और यहाँ पे आर्टिफिशियल कंपोनेंट लगा दिए गए हैं। एक यहाँ पे फेमरल कंपोनेंट है और यहाँ पे टीबियल कंपोनेंट है। इन दो मतलब जॉइंट आपका पूरा रिमूव करके एक आर्टिफिशियल जॉइंट लगा दिया गया है। ये हमारे पास था आज का टॉपिक ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी
और नेक्स्ट मैं अपनी वीडियो में फिज़ियोथेरेपी को डिटेल से बताऊंगी। तो आप अगर मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।